तो आज की जो मेरी क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 की। और मैं आप लोगों पर जो है इस समय चर्चा कर रहा हूँ यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में मैंने आप लोगों से व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में बता चुका हूँ। व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है हमारी। व्यक्तिगत समाज कार्य के कंपोनेंट यानी घटक के बारे में बात हो चुकी है, प्रक्रिया के बारे में बात हो चुकी है। और हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 40 यानी 1 से लेकर 40 तक हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं प्रश्नों पर, और यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि व्यक्तिक कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये आपको करना होगा। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कहता है कि सेवार्थी को कार्यकर्ता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। क्या ये भी बात सत्य है? ये भी सत्य है। हाँ, ये भी सत्य है। तो यही ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं विचार को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 का, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में यानी 41। अगेन आपको विचार करना है, और पहला पॉइंट है कि सेवार्थियों की भावनाओं के प्रति व्यक्तिक कार्यकर्ता को प्रत्युत्तर संबंध स्थापन का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व है। क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को? बताइए। सही है सर। जी सर। हाँ, यहाँ अगर हम बात करें कि सेवार्थी के, अभी भी मैंने आप लोगों से जब पढ़ा रहा था व्यक्तिक समाज कार्य के सिद्धांत को लेकर, तो उस सिद्धांत में बताया गया है कि सेवार्थी की भावनाओं को समझना जरूरी है, और ये व्यक्तिगत जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसके बारे में, उसके प्रति। तो यहाँ पर जो सेवार्थी की भावनाओं के प्रति व्यक्तिक कार्यकर्ता का प्रत्युत्तर होगा, उसके संबंध का स्थापन का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व माना जाता है, ये घटक माना जाता है, अंग माना जाता है, इसलिए आप इसको सही मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में मैंने एक चीज बताया था, अगर आपको आता है, हालांकि प्रत्युत्तर केवल लिखित होता है, तो ये तो कॉमन सेंस के आधार पर अगर हम बात करें तो ये गलत लग रहा है ना? केवल लिखित तो हो नहीं सकता, प्रत्युत्तर तो मौखिक भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि इसको आप गलत करिएगा, और एक ट्रिक लगा लीजिए अपने मन में, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए अपने कॉपी पर भी, कि केवल वाला जो शब्द होता है, राजनीति वाला जो शब्द होता है, वो हमेशा गलत होता है सोशल वर्क में। तो पॉइंट नंबर 2 आपका गलत है, इसलिए आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा, केवल पहला सही है यहाँ पर। ठीक है, अगर केवल नहीं लिखा होता तो प्रत्युत्तर लिखित भी होता है ना? हाँ, तो प्रत्युत्तर जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता का प्रत्युत्तर होगा वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, दोनों लिखा रहेगा, है ना? तब वहां पे दोनों रहेगा। जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है वही प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, केवल लिखित लिख दिया जाए वो भी पूर्ण नहीं है, एक प्रकार से आंशिक है वो। आंशिक का मतलब अधूरा एक टाइप का है, वो भी। दोनों होना पूर्णता को बताता है, इसलिए लिखित मौखिक हमेशा होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। अगेन आपको विचार करना है कि समाज कार्य की यह दृढ़ धारणा है कि, अब देखिए प्रश्न यहां से है स्टार्ट, ये तो एक स्टेटमेंट बताने का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि जो समाज कार्य है उसका एक दृढ़ धारणा है, दृढ़ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि व्यक्ति में आत्मनिश्चय करने की जो अद्भुत क्षमता होती है। क्या आत्मनिश्चित या आत्मनिश्चय करने की एक अद्भुत क्षमता होती है व्यक्ति में? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे प्रश्न को सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे एक बार अगेन आपसे प्रश्नों पर विचार करूंगा, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। समाज कार्य की यह दृढ़ धारणा है कि व्यक्ति में आत्मनिश्चय करने की अद्भुत क्षमता होती है। देखिए यहाँ पे व्यक्ति में, बात को समझने की कोशिश करिएगा कि व्यक्ति में आत्मनिश्चय करने की
हालांकि अगर उससे इंडिपेंडेंट बनाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र बनाने की बात की जाती है, तो वो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट बताता है कि भाई उसको सोशल वर्क का एक कॉन्सेप्ट है ये भी कि सेवार्थी को या ग्रुप के या समुदाय को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये एक कॉन्सेप्ट है उसका। तो सर व्यक्ति में होती है, आत्मनिश्चय। हाँ बताएं। सही होगा ना ये वाला पॉइंट? हाँ, होती तो बात को है ये। पहले वही उसी चीज को आपको मैं समझा रहा हूं छोटे छोटे शब्दों में करके। यहां शब्द केवल ध्यान रखना है, आत्मनिश्चय। बात समझ रहे हैं? आत्मनिश्चय क्या है बताएं। आत्मनिर्णय और आत्मनिश्चय एक ही चीज। ओके, और भी कोई लोग बताएं भाई। खुद में डिसीजन करने की जो क्षमता होती है वही आत्मनिश्चय है। ओके, चलिए अच्छा। किसी बात को ठान लेना, किसी बात को ठान लेना। डिसीजन मेकिंग ही होगा ना सर, वही निर्णय का। आत्मनिर्णय का सिद्धांत तो वैसे भी रहता है कि व्यक्ति में आत्मनिर्णय की क्षमता विकसित विकसित करना। बट उसके अंदर होती है, कार्यकर्ता केवल उसको डेवलप करता है। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। वो किसी भी चीज का मूल्यांकन करता है, तुलना करने लग जाता है, मूल्यांकन करने लग जाता है वो, और फिर एक निर्णय लेता है। अच्छा, देखिए अगर मैं आपसे कहूं तो जो सामाजिक शक्तियां हैं, सामाजिक शक्तियां के ही क्रियाशील रहते हुए व्यक्ति के व्यवहार और उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर उसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले सिद्धांत पर कार्य करता है ये व्यक्तिगत समाज कार्य। और कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्याओं के निराकरण में आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सिद्धांत बताता है। प्रश्न केवल हमें यहाँ सिद्धांत से नहीं है, यहाँ पे केवल बात यह है कि समाज कार्य है क्या, समाज कार्य की क्या अवधारणा ये बताती है कि व्यक्ति में आत्मनिश्चय करने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि अद्भुत क्षमता, ये पूर्ण रूप से आप सत्य नहीं कह सकते हैं, अगर अद्भुत क्षमता होती तो समाज कार्य की जरूरत क्यों पड़ती। बात को यहां पे समझने की कोशिश करिए कि व्यक्ति में आत्मनिश्चय करने की क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है। अद्भुत अद्भुत नहीं होगा बस। हाँ, यहाँ पे अगर इसने सिद्धांत, अब मैं आपसे कह रहा हूं सिद्धांत मत पढ़िए आप, सिद्धांत की बात नहीं कर रहा है ये बात कर रहा है सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट। अब तो आप सोचिए सोशल वर्क क्या होता है। सोशल वर्क होता है कि व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना सकारात्मक दृष्टिकोण से, यह सोशल वर्क की अवधारणा है। सकारात्मक दृष्टिकोण से सक्रिय हस्तक्षेप करने का माध्यम है समाज कार्य। समाज कार्य ये नहीं कहता कि व्यक्ति में आत्मनिश्चय करने की अद्भुत क्षमता होती है, ये समाज कार्य नहीं बताता। और दृढ़ धारणा, धारणा का मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना, संप्रत्यय, जिसको संप्रत्यय बोलते हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। सिद्धांत को लेकर सोच रहे हो तो सत्य है, परंतु प्रश्न सिद्धांत नहीं पूछा है, समाज कार्य का कॉन्सेप्ट पूछा है, इसलिए ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। अभी भी अगर यहां पे किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी यहां पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। समाज कार्य की धारणा पूछिए, क्लियर है फिर? हाँ सर क्लियर है, अद्भुत वर्ड की वजह से ही वो गलत है। हाँ, समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि निपुणता, मानव दर्शन का प्रयोग करता है और व्यक्तियों की एक व्यक्ति समूह समुदाय के निवासी के रूप में उसकी मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन और निदान करने के बाद परामर्श और पर्यावरण में परिवर्तन और आवश्यक सेवाओं के माध्यम से उसे सहायता प्रोवाइड करता है। यह है समाज कार्य, ना कि आत्मनिश्चय करने की अद्भुत क्षमता है समाज कार्य। समाज कार्य की ये सिद्धांत की तरफ था, ना कि धारणा की तरफ था। बात करते हैं सेकंड पॉइंट में कि सेवार्थी को अपनी अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब होता है एक प्रकार से इंटरेस्ट, जिसको आप कहते हैं ना रुचि, आनंद, पसंद, लाइक, डिसलाइक। तो ये लाइक है ना कि डिसलाइक है। अभिरुचि के अनुसार वैयक्तिक सेवा कार्य में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बताइए क्या ये गलत है कि सही है? सही है ये। सही है।
देखिए सभी लोग अपने विचारों को रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट आपने जो बताया सत्य बताया है कि अगर व्यक्तिक सेवा कार्य में जब उसको स्वतंत्रता ही नहीं होगी, अपने रुचि के अनुसार कोई पार्टिसिपेट या गोल ही नहीं लेगा, तो फिर काम करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है, केवल आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही था, बी यानी सत्य है आपका। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि उपचार की अन्य प्रक्रियाओं के उपयोग सेवार्थियों की प्रकारात्मकता। अब देखिए ये हालांकि एक उपागम है। उपागम मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा कर रखा था, पहले भी बताया है कि भाई कौन कौन से उपागम होते हैं। निदानात्मक उपागम होता है, और उसमें एक अहम भूमिका अगर मैं बात करता हूँ तो निदानात्मक उपागम में संपर्क के कारण का ज्ञान, संबंध का स्थापन ये रिप्रेजेंट करता है, और सिगमंड फ्रायड एक अहम भूमिका निभाते हैं इसमें निदानात्मक उपागम में। तो एक प्रकारवाद या प्रकारात्मक उपागम आता है, और एग्जाम में आप लोगों से कभी कभी उपागम की बजाय अभिगम पूछ लेता है, प्रकारात्मक अभिगम। तो आपसे अगर अभिगम पूछे, अप्रोच इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में, या उपागम आ जाए, तो ये सबसे पहले दिया किसने था बताए? सबसे पहले दिया किसने था ये प्रकारात्मक अभिगम? नहीं पता? ऑटो रैंक इज द राइट आंसर। यहां पे अगर हम बात करते हैं 43 का सही जवाब की तरफ चले, तो ये स्टेटमेंट अभी सेवार्थी की प्रकारात्मक और समेकित। समेकित का मतलब कितने लोग जानते हैं, कौन बताएंगे? देखिए मैं एक एक शब्द इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप समझ जाएं अच्छे से, है ना? ओके, समेकित, इंटीग्रेटेड। हाँ ये जवाब सही आया है। समेकित एक प्रकार से इंटीग्रेटेड है, जिसको हम समेकित एक प्रकार से अगर हम बात करें सामान और हाँ और विशेष लोगों को जब ऐड करने की बात करते हैं तो वो समेकित कहलाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि एक विशेष व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति समेकित क्षमताओं की मांगों एवं अपेक्षाओं के माध्यम से सेवार्थी को सहारा देना चाहिए। तो बताइए क्या ये उपचार की एक अन्य प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है? उपचार आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूं। उपचार बताएं। समेकित बोल रहा है तो सारी मतलब अन्य भी आ जाएंगे ना? ओके, सर सही कर रहे हैं ना ये? यहाँ पे स्टेटमेंट कहने का मतलब जो उपचार की है, तो उपचार के लिए एक अन्य विधि या एक अन्य प्रक्रिया का जो उपयोग किया जा रहा है उपचार में, वह स्टेटमेंट बेसिकली किसके आधार पे है? मांग एवं अपेक्षाओं के माध्यम से सेवार्थी को सहारा देने की बात की जा रही है या मदद देने की बात की जा रही है। तो बेसिकली ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक उपचार होता है उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। बीमार, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए जो सेवाएं या उपचर्या की बात होगी वो भी इसमें शामिल रहेगी। यदि आपसे कोई पूछे कि उपचार कहते किसको हैं, तो किसी के पास रहकर सेवा आदि के द्वारा उसे सुखी और संतुष्ट करने को रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से उपचार, ट्रीटमेंट। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। स्थानीय पर्यावरण दबाव के माध्यम से सेवार्थी की सहायता की जाती है। देखिए अब अस्थाई पर्यावरण है यहाँ पे। अब सवाल ये है, अस्थाई पर्यावरण कहते किसे हैं? बताने की कोशिश करिए। अस्थाई पर्यावरण जिसमें परिवर्तन ना हो। जो माहौल उसका है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिक्स पर्यावरण की बात की जाती है। चलिए ये आपका सही है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि पर्यावरण शब्दों को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं, यहाँ पर दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है यूजीसी में। परि प्लस आवरण, तो इन दोनों को अगर मिला दे, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर,
और आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ढका ओर, हुआ या घेरा हुआ। हाँ, हमारे चारों ओर जो कुछ दृश्यमान या अदृश्य वस्तुएं हैं वही पर्यावरण है, सिंपल शब्दों में, है ना। तो अस्थाई पर्यावरणीय दबाव के माध्यम से सेवार्थी की सहायता करना, क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। नहीं, ये नकारात्मक, ये हाँ। सब गलत है नेगेटिव है। नेगेटिव, अब आप जरा मुझे बताएं नेगेटिव कैसे? सर। यहाँ पे दबाव की दबाव, बात कर रहे हैं। जी, किसी भी प्रकार के प्रेशर में आके उसकी हेल्प करना, तो ये समाजकार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ अस्थाई है। अगर अस्थाई पर्यावरण रहेगा, कोई चीज फिक्स रहेगा, तो हम उसमें बदलाव कर ही नहीं पाएंगे। जब बदलाव नहीं कर पाएंगे तो उसमें परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बताइए जरा एक बार। हाँ, इसलिए अस्थाई पर्यावरण गलत है। अस्थाई होता तो सही होता। अस्थाई का मतलब होता है कि मॉडिफिकेशन, परिवर्तन, लचीलापन उसमें है। अगर अस्थाई की बात होती तो यहाँ पे केवल पहला सही जवाब होगा आपका। यहाँ पे केवल एक सही है। देखिए, आप सभी लोग अच्छे से प्रश्न को करिए, समझ बूझ कर करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथन पर विचार करो और समझ के जवाब देना आप लोग अपने मन से कि समस्या का समाधान केवल उपचार प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं हो सकता। देखिए, प्रश्न को समझना है, फिर आपको जवाब देना है। 44, सही लिखा है सर, सही है। ओके, यहाँ आप कह रहे हैं 44 का सही है। अब बात जरा समझिए, जितने बच्चे हैं, कह रहा है कि समस्या समाधान केवल उपचार प्रक्रिया के द्वारा। अब देखिए, यहाँ आपसे अगर मैं बात करूं, केवल को आप यहाँ पे इतनी बात आप ध्यान में रखिए, समस्या समाधान। अब यहाँ पर सोचिए, केवल उपचार प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं हो सकता है, तो क्या समस्या का समाधान क्या उपचार के द्वारा हो ही नहीं सकता? संभव नहीं है उपचार के द्वारा, बताइए समस्या समाधान। लेकिन केवल यहाँ पर के द्वारा तो संभव है, पर केवल उपचार से ही संभव हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी है। देखिए, समस्या समाधान केवल उपचार प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए हमें और टेक्निक लगानी चाहिए, जैसे में कोई बताए भाई केवल संभव तो नहीं है उपचार के द्वारा, फिर क्या हो सकता है? और टेक्निक, संबल, पैरवी। यूजीसी, अगर आप इग्नू की बुक पढ़ रहे होंगे तो पैरवी, संबल, भावनाओं के आधार पे संवेदन, तदानुभूति, सहानुभूति को भी एक प्रकार की टेक्निक रखी गई है, जो है उपचार में। ठीक है, किसमें? उपचार में, है ना। उपचार की प्रक्रिया, और यहाँ पे उपचार की प्रक्रिया के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि इसके द्वारा संभव नहीं हो सकता। भाई, इसका मतलब और भी चीजें हैं। उन सभी पदार्थ या प्रक्रियाओं का उपचार कहते हैं जो रोग से मुक्ति प्रदान करता है, जैसे औषधियां हो सकती हैं, शल्य चिकित्सा हो सकता है, जीवन शैली में परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें शामिल हो सकती हैं, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट सही है गलत, आप बताइए। सही है। हाँ, ये स्टेटमेंट सत्य है, ये स्टेटमेंट सत्य है। इसके अलावा और भी टेक्निक है, केवल उपचार प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं है। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कभी कभी केवल शब्दों को भी आप ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, जहां मैं कह रहा हूं कि केवल वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। ट्रिक मैंने बताया है, जब आप प्रश्नों पर विचार करेंगे तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आप केवल देखकर आप गलत मत कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि समस्या समाधान केवल उपचार प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। और भी टेक्निक हो सकती है। केवल का मतलब था कि एक स्टेटमेंट को बताना, और यहां पे अगर नहीं लिखा होता तो फिर स्टेटमेंट ये दूसरी तरफ जाता। दूसरा कह रहा है कि सेवार्थी की आवश्यकताएं तर्कपूर्ण नहीं होने के बाद भी उपचार किया जा सकता है।
देखिए, अगर मान लीजिए सेवार्थी की आवश्यकताएं तर्कपूर्ण नहीं है और उसके होने के बाद भी उपचार किया जा सकता है, क्या ये सही लग रहा है? सही है सर। अरे कैसे भाई, गलत है ये। हाँ, ये गलत है ये। आवश्यकता है हमेशा तर्कपूर्ण हो तभी उपचार करेंगे। सेवार्थी की आवश्यकताएं तर्कपूर्ण नहीं होने के बाद भी उपचार किया जा सकता है। देखिए, तर्कपूर्ण नहीं होने के बाद भी, तर्कपूर्ण कहने का मतलब ये हुआ जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो तर्कपूर्ण होता है आपका मैनेजमेंट कितने लोग समझ रहे हैं, बताएं जरा। मैनेजमेंट कितने लोग समझ रहे हैं? मैनेजमेंट भाई बताइए। प्रबंधक या प्रबंधन? प्रबंधन का मतलब मैं बता दूं एक बार आप लोगों को, दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, मैं मेडिकल सोशल वर्कर हूं। अब मैं मेडिकल सोशल वर्कर हूं और उस समय एक क्लाइंट आता है और मैं उसके साथ क्या करता हूं, काउंसलिंग करता हूं, यानी परामर्श। और उस दौरान जब मैंने 1 घंटे में या 45 मिनट में मैंने जब काउंसलिंग किया तो उसके बाद मैंने लास्ट में एक पॉइंट डाला, प्रबंधन। और मैंने इस प्रबंधन में तर्कपूर्ण मैंने सोचा, समझा, विचार किया कि यह व्यक्ति जो है सही तरीके से चल नहीं सकता है ना, इसमें एक पैर से होमोप्लीजिया होगा या हो सकता है उसे मोनोप्लीजिया है। मैंने इसे मतलब आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर, ध्यान दीजिएगा, अगर एक हाथ और एक पैर नहीं काम करता है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोप्लीजिया। और एक हाथ अगर काम नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमीप्लीजिया, है ना। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं अगर आपसे बताऊं तो हमने तर्क किया, प्रबंधन लगाया कि उसको फिजियोथेरेपी देना चाहिए। अगर बोलने में भी दिक्कत है तो उसको स्पीच थेरेपी देनी चाहिए। अगर वो महीन काम का मतलब होता है फाइन मोटर, और फाइन मोटर का हिंदी बोला जाएगा सूक्ष्म गामक जैसी एक्टिविटी को नहीं कर पाता है, अटेंशन नहीं दे पाता है, तो उसके लिए मैंने ऑक्यूपेशनल, जिसको व्यावसायिक चिकित्सा कहते हैं, मैंने उस चिकित्सा को लिखा यहाँ पर। तो ये मैंने मैनेजमेंट किया, तो ये मैंने तर्क किया। तो सेवार्थी के आधार पे तो किया मैंने ये सारी चीज़ें। सेवार्थी नहीं चल पा रहा था, सेवार्थी नहीं बोल पा रहा था, सेवार्थी सक्षम नहीं है सूक्ष्म क्रियाओं में, तो उसकी आवश्यकताएं तर्कपूर्ण अगर नहीं होने के बाद भी उपचार नहीं किया जा सकता है। क्या बताइए जरा, सेवार्थी की आवश्यकताएं तर्कपूर्ण नहीं होने के बाद भी उपचार नहीं किया जा सकता, तो फिर बताइए उपचार होगा? नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बताइए जरा एक बार सभी लोग। उनको थेरेपी दे सकते हैं ना सर? तर्कपूर्ण नहीं होने के बाद भी उपचार किया जा सकता है। देखिए, तर्कपूर्ण नहीं होने के बाद भी उपचार किया जा सकता है। तर्कपूर्ण नहीं होगा तो किया ही नहीं जा सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। प्रश्न आ गया हमारे सामने 45 नंबर का। प्रश्न को समझिए। अभी आप जब तर्क वितर्क करेंगे, अपने मन में सोचेंगे, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कल आप लोगों का प्रश्न नहीं चलेगा, कल आप सभी लोगों का चलेगा कॉन्सेप्ट, मतलब यूनिट नंबर 3 में कुछ आगे की प्रोसेस पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से स्वीकृति, अब देखिए यहाँ पे स्वीकृति तो आ गया है, परंतु अनुमोदन शब्द भी ध्यान रखें। अनुमोदन के मार्ग में बाधा का कार्य करते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न है केवल स्वीकृति का, है ना। तो मानव व्यवहार के, नहीं दिख रहा है सर। क्या बात कर रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है किसी को? सर हम लोगों को दिख रहा है, शो हो रही है स्क्रीन। जिसके पास स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा हो भाई, वो एक बार लेफ्ट कर जाएं, और लेफ्ट करने के बाद वो दोबारा से ज्वाइन कर ले, है ना। ओके सर। हाँ, दोबारा से ज्वाइन कर लें। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 45 वाले में कि मानव व्यवहार के तरीकों का अपूर्ण ज्ञान, सही लग रहा है। ठीक है, ये देखिए। हाँ, यहाँ बाधा, अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे
प्रश्न हमें सोचना यह है कि स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस में बाधा का कार्य कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर ज्ञान नहीं होगा, बाधा होगा कि नहीं होगा, समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएगी। कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी की नकारात्मक भावनाओं को नहीं समझना, अब जाहिर सी बात है ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों सही है। कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी का सम्मान नहीं करना, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये प्रश्न बहुत सरल था। प्रश्न को ऐसे आप अच्छे से करिए केवल, बस। अब देखिए, कह रहा है हमारे सामने, प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से आत्मनिर्णय लेने की सीमाएं हैं। पहला पॉइंट है कानून द्वारा सीमा का निश्चय। पॉइंट नंबर 2, संस्था के कार्यों द्वारा सीमा का निश्चय। पॉइंट नंबर 3, नैतिक कानूनों द्वारा सीमा का निश्चय। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या होना चाहिए, जो आत्मनिर्णय को बता रहा है, वो जो आत्मनिर्णय को बता रहा हो। जी, सर तीसरा हो सकता है, नैतिक कानूनों द्वारा। ओके, वैसे तीनों भी लग रहे हैं। सर ये तीनों होंगे। ओके। यहाँ आप सभी अब चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। देखिए, केवल आपको समझना है, केवल आपको समझना है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको जो है सोशल केशवर का एक प्रिंसिपल माना जाता है, इसको बिस्टिक के द्वारा दिया गया था। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आत्मनिर्णय है, ये कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों का एक समूह जो आमतौर पर राष्ट्रीय चेतना की एक निश्चित डिग्री रखता है, उसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आत्मनिर्णय को। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, जो अधिकार पत्र के मानदंडों के आधिकारिक विवेचन के रूप में रिप्रेजेंट होता हो या प्रस्तुत होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं। तो यानी अपने संबंध में स्वयं सब बातों का निर्णय या निश्चय करना। तो कहने का मतलब है कि निर्णय लेने की सीमाएं हैं तो कानून के द्वारा हो सकता है। एक तो कानून तो तय है इसमें आना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करते हैं संस्था के कार्यों के द्वारा सीमा का निश्चय करना। तीसरा बात करते हैं नैतिक कानूनों द्वारा सीमा का निश्चय करना। तो ये तीनों आते हैं आत्मनिर्णय की सीमाओं में। आत्मनिर्णय की सीमाओं में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। अब बात है हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। अगर हम बात करें सोशल केस वर्क स्टेप, है ना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्लार्क के द्वारा व्यक्तिगत समाज कार्य का चरण बताए। बताइए। सर ये सारे चरण हैं। ओके, सर ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ओके, ऑप्शन डी। हालांकि आपको मैं बता दूं, सर कुछ मनोवैज्ञानिक थोड़ी ना क्लार्क ने दिया है। देखिए, ये बेसिकली विकास का चरण था। मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत है। आपको बता दूं, ये जो क्लार्क का है, ये व्यक्तिगत समाज कार्य का चरण ना कह के आप ये बोले कि व्यक्तिगत समाज कार्य के विकास का चरण बोले, तो ये प्रश्न कुछ क्लियर हो जाए, है ना। होगा कि नहीं होगा क्लियर? फिर हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो चरणों की बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चरण में बेसिकली आप ध्यान रखेंगे, एक नाम था फर्न लोरी का, आप नोट कर लीजिए। शायद किसी बच्चे ने एक बार मेरे से ये पूछा भी था, फर्न लोरी, ये नाम है 1936 में। उस समय सोशल केस वर्क को
उसको एक प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, जैसे ये स्टडी है ना, निदान, सॉरी स्टडी मतलब अध्ययन, डायग्नोसिस, निदान, फिर उपचार, ये जो प्रक्रिया चुनी गई थी फर्न लोरी के द्वारा बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन ये प्रक्रिया है, ये बात है प्रक्रिया की। तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रक्रिया में नाम लगाइएगा आप सभी लोग H.H. पल्लामेन का, H.H. पल्लामेन का, H.H. पल्लामेन का। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग इस पे। मैं बात कर रहा हूँ स्टेप के बारे में, बात समझ में आ रही है सभी को ना? सोशल केस वर्क स्टेप के बारे में बात कर रहा हूँ, बताइए। सर ये फर्न लोरी ने अध्ययन निदान उपचार की बात करी थी। हाँ, अध्ययन निदान उपचार की बात की थी। आप अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा इससे पहले एक इनटेक आता है, जी सर। क्या बोलते हैं, भर्ती, है ना, इनटेक, डायग्नोसिस, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, ट्रीटमेंट, फिर इवेल्युएशन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस स्टेप को। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टेप बताना चाहिए था इसको, लेकिन अगर इसने बोला है तो आप यहाँ पे विकास इसको ध्यान रखिएगा। तो समाजशास्त्रीय विकास है, मनोवैज्ञानिक है, अन्वेषणी या शास्त्रीय विधा संबंधी है। और देखिए ये बेसिकली या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दो, किसी किसी किताबों में दो के रूप में जाना गया था। इसको बेसिकली 5 का भी कभी कभी बोला जाता है कि 5 टाइप का होता है। किसी में ये सेम ऐसा ही लिखा है सर, संश्लेषणात्मक और एकीकृत विकास। हाँ, ये आपको हरियंट की बुक में मिलेगी, अगर आपको मिलेगा, अगर ये जो कॉन्सेप्ट आपको केवल मिलेगा तो हरियंट की बुक, इग्नू की बुक में आपको 5 मिल जाएंगे। 5 है सर। हाँ, इग्नू की बुक में आपको 5 मिल जाएंगे, है ना। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप 5 को ही ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो डी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। तो 5वां कौन सा होगा फिर? यही है मैम, एकीकृत को या एकीकृत, ये जो या एकीकृत है, एक तो देखिए संश्लेषण है, ठीक है, एक संश्लेषण है, एक संश्लेषण है, और एक आपका एकीकृत का रूप होता है ना, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए निर्देश है 48 से 59 तक। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बताइए जरा एक बार कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। क्या ये बात सही लग रही है भाई? कहां से सही है? 19वीं सदी में नहीं हुई थी क्या? 18वीं सदी में नहीं हुई थी क्या? सर सही है ना? 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वविद्यालय की स्थापना, समाज कार्य के विश्वविद्यालय की स्थापना, समाज कार्य विश्वविद्यालय की स्थापना, उससे पहले 1869 की बात अगर कर लेते, सेटलमेंट जो COS था, और भी चीज़ें हैं, और भी विद्यालय हैं, उसमें भी रिप्रेजेंट किया गया, डाला गया था। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो बताइए भाई कौन सा है वो? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप इसको गलत करिए, तो पहले हो। इसको आप गलत करिए, ये गलत जवाब है। आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे 19वीं शताब्दी में व्यावसायिक समाज कार्य आ गया था, ठीक है। ये 20वीं शताब्दी की बात कर दिया था। 1930। हाँ, बात करते हैं वर्तमान समय में व्यक्तिगत समाज। देखिए आज के समय की बात है, व्यक्तिगत समाज कार्य में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन पर बल दिया है। देखिए व्यक्तिगत समाज कार्य में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर बल दिया जा रहा है। क्या आज के समय में ऐसा हो रहा है? हो रहा है, बोलिए। व्यक्तिगत पर बल दिया जा रहा है उस, हाँ ये सही है भाई, इसमें इतना विचार मत करिए, ये सत्य है, आपका स्टेटमेंट आपका सत्य है, इसलिए आप यहाँ पर लगाएंगे ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लार्क ने व्यक्तिगत समाज कार्य के विकास के 5 चरण बताए हैं। क्या ये बात सही लग रही है आपको? देखिए ये 5 चरण बताए हैं। सर ये सही है। सर तो फिर ऐसा ही होगा ना, जैसे अब अभी उसमें पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 आए थे सर, लेकिन उसी में आपने बोला इग्नू में दिया है तो 5 दिया, तो सर ऐसा आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर? अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप टेंशन ना लें यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 49 के बारे में, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर व्यक्तिगत समाज कार्य के विकास के जो 5 चरण हैं वो है संश्लेषण और विश्लेषण, को भी आप 5 के रूप में याद रखिए, एकीकृत, और चौथे पर रखिए संश्लेषणात्मक। 4 नहीं है, 4 वाले बच्चे गलत हैं, यहाँ पे 5 वाले बच्चे सही है। 5 तो चरण सर है। जो ऊपर दिए गए थे वही है फिर क्या, तो क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। वही तो है 5 चरण। क्लास की तरफ फिर वो क्वेश्चन हाँ। गलत क्यों किया आपने? मैंने कब गलत किया? वो तो वहाँ पे क्या गलत मैंने किया भाई? कभी पूछना था ना, उसमें तो सर सही हुआ था ये तो सर। ये देखिए अरे ऊपर सभी सही यहाँ पे सभी सही हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट में डाल दिया है 5वें को भी। ये 5 चरण होते हैं। अगर आप हरियंट की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 4 ही शायद मेंशन किए गए हैं, और आपको अगर मैं बात करूँ तो इसके 5 चरण होते हैं। आप इग्नू की बुक पढ़ना, समाज कार्य, व्यक्तिगत समाज कार्य की, आपको मिल जाएगी 5 इस चरण। बात करते हैं, क्लार्क ने यह चरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया था। गलत जवाब। नो सर, उस समय तो समाजशास्त्रीय चरण था। समाज शास्त्रीय चरण चल रहा था। समाज शास्त्रीय चरण बेसिकली आपको बता दूं मैं, नहीं, समाज शास्त्रीय चरण अगर हम बात करते हैं ना, 1901 के शुरुआत में था, और 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं के शुरुआत के दौर पे अन्वेषी शास्त्री का मतलब जैसे प्राचीन होता है, एक प्राचीन शास्त्री का मतलब प्राचीन होता है, तो ये सबसे पुराना था। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, सेटलमेंट आंदोलन इत्यादि जैसे के माध्यम से जो है समाज सुधार या एक प्रकार से व्यक्तियों को जो है सहायता देना, ठीक है, निर्धनता को दूर करना, ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आया था ये शास्त्रीय प्राचीन में ही आया था। तो ये कोई विश्व युद्ध वगैरह नहीं, यहाँ पर विश्व युद्ध को आपको सोचना ही नहीं है। हाँ, यदि व्यक्तिगत समाज कार्य में जब वो समायोजन की बात करता तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम सोचते, लेकिन यहाँ पर हमारे सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप ये गलत चीज़ बताना कि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है। आप जरा मुझे बताइए 49 का फिर सही कौन सा हुआ? सर ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, आएगा सर। ए सही है। ए सही है और गलत। ओके, ये सी सही होगा, ए सही है आर गलत। अच्छा, ए सही है, आर गलत है, सी सही होगा। हाँ, सी सही होगा। निर्धनता का मुख्य कारण बताइए। बाहरी दशा गलत है सर, बताइए। आंतरिक भी होती है ना। निर्धन, अगर हम बात करें निर्धनता किसे कहते हैं, तो आपका क्या जवाब आएगा अगर हम पूछते हैं? बताइए। निम्न आर्थिक स्थिति। निम्न आर्थिक स्थिति, वेरी गुड, ये भी सही है। निर्धनता वो स्थिति या स्तर है जहां पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम ही नहीं होता। निर्धनता है कि नहीं? अब आपको बता दो, निर्धनता 2 टाइप की होती है। देखिए यहां पे ध्यान सबसे ज्यादा रखें, लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के जितने स्टूडेंट हैं, तो इसकी 2 टाइप होती थी निर्धनता के। किसी को मालूम है? एक निरपेक्ष होता है, नोट कर लीजिए यूजीसी के बच्चे भी, सापेक्ष और सापेक्ष। और एक होता है सापेक्ष। अब बात करते हैं निरपेक्ष के बारे में। निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष, नोट करिए, देखो मैंने 2 साइड लिखा है, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा आपको। निरपेक्ष का मतलब होता है कि जहां व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान पूरा करने में सक्षम ना हो, उसको निरपेक्ष कहेंगे। अच्छा, एक बार बता दूं आपको, इसी निरपेक्ष निर्धनता को मापने की विधि भी बताई गई थी। आप ध्यान रखना, एक लकड़ा वाला समिति है। हाँ सर, और कैलोरी वाली भी। हाँ, ध्यान रखिएगा, लकड़ा वाला समिति। और मैं आपको बता दूं, लकड़ा वाले समिति ने यह तय किया था कि भाई जो गांव के लोग हैं वो कितने कैलोरी, 2400, वेरी गुड, शाबाश। और शहर के लोग 26 नहीं सर, गांव के 26 है और शहर के 24। नहीं, गांव के 24 हो जाएंगे, शहर के हो जाएंगे 21।
ये ध्यान रखिएगा, लकड़ावाला समिति का है, और ये वर्ष लकड़ावाली जो समिति गठन की गई थी वह वर्ष था 1989। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिए आप सभी के लिए। निरपेक्ष के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों से, निरपेक्ष के बारे में आप लोगों से बता रहा हूँ। आपको बता दूं, एक न्यूनतम उपभोग व्यय के बारे में जब बात हुई थी तो 2003 में एक सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी। वो कहा था 2003 के बाद कि नए सिरे से निर्धनता मापने का मानदंड लेकर आए, जिसका नाम न्यूनतम उपभोग व्यय था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूनतम व्यय की जरूरत के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारित करता था या निर्धारित करता था। इस चीज को आप जो है, अच्छा, यह हो गया आपका दूसरी, एक सुरेश तेंदुलकर, एक लकड़ावाला, और एक आपका और आता है रंगराजन। रंगराजन, जो रंगराजन समिति है ये 2012 में आई थी योजना आयोग के द्वारा, और इसमें बताया गया कि गांव में 32 रुपया, यदि गांव में 32 रुपये प्रतिदिन और शहर में 47 रुपये प्रतिदिन की निर्धनता रेखा का आधार माना गया कि ये है निर्धनता रेखा, तो ये था निरपेक्ष। बात यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की है, बात आती है अब सापेक्ष पर। रंगराजन समिति योजना आयोग की तरफ से आई थी। 2012 मैडम, किसने क्या था सर ये? रंगराजन ने किया था, अपने नाम पर ही है। सुरेश तेंदुलकर जो है वो सुरेश नहीं किया था, सुरेश तेंदुलकर ने अपने नाम पर रखा था। लकड़ावाला के नाम से ही था, कोई अलग से नाम। रिपीट कर दीजिए सर, सुरेश तेंदुलकर वाला। सुरेश तेंदुलकर में अगर हम बात करें, देखिए वो 2003 का है। सुरेश तेंदुलकर 2003 में इसकी गठन किया गया था, और ये बताया गया था कि निर्धनता मापने का मानदंड को लेकर आए, जिसका नाम न्यूनतम उपभोग रखा गया, और ये न्यूनतम उपभोग की बात करता था। अब न्यूनतम उपभोग का मतलब ये था जैसे कि अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी इत्यादि ज़रूरतें जो ज़रूरतमंद कैलोरी प्रदान करती हो, तो बुनियादी आवश्यकताओं को रखा था इसने। हालांकि सुरेश तेंदुलकर ने 2011-12 की रिपोर्ट में ये कहा था कि गांव के क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन की बात किया था, शहर के लेकर 33 रुपये प्रतिदिन की बात किया था। कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाएगा, तो ये सुरेश तेंदुलकर बताए थे 2011-12 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि निर्धनता का सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जो राज्य है वो झारखंड है। ये किसने बोला है? सुरेश तेंदुलकर ने। 47.9% है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सापेक्ष की बात कर लीजिए। सापेक्ष निर्धनता का आकलन एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ आकलन करने से है। जिसे यूनाइटेड नेशंस के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम पर अपना जीवन यापन कर रहा है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, है ना, वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ये बेसिकली सापेक्ष निर्धनता को रिप्रेजेंट करती थी। 1.5 कितना डॉलर था? अब ये आप देख लीजिए, अभी तो हमें देखना पड़ेगा इस पे करके, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको डॉलर और रुपए वगैरह नहीं प्रश्न पूछेंगे। हालांकि मैंने बता दिया, आप इतना ध्यान रखें कि 1.90 डॉलर है, वो बेसिकली निर्धन कहलाएंगे। अब एक डॉलर का कितना रुपया होता है इंडिया का, भाई किसी को मालूम है? हाँ, 70। तो 70 हुआ, और 90 का अगर रखा गया है तो आप इसमें से कर लीजिए भाई, कम कुछ कर लीजिए। आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई पड़ जाएगा आपका 100, हाँ 160 या 150, सॉरी 120 के आसपास जाएगा, 120 या 110 के आसपास जाएगा, 120 रुपये या 110 रुपये के आसपास जाएगा, है ना, ये बनेगा अगर 1.90 का डॉलर की बात अगर हम करते हैं तो, है कि नहीं? समझ गए सर? आप सिंपल सी बात याद रखिए, सापेक्ष निर्धनता का आकलन 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य किया जाता है,
और इसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आकलन करके देश की निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। इस चीज को जाएगा। अब निर्धनता का कारण क्या है? सामाजिक कारण हो सकता है भाई, सांप्रदायिकता हो सकती है। अब सांप्रदायिकता आजकल आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली में जहांगीरी में कोई फैला ही रहा है ना, मंदिर मस्जिद को लेकर। ये एक प्रकार सामाजिक कारण है। जाति भेद, लिंग भेद, क्षेत्रवाद, अंधविश्वास, निर्धनता, ये कारण है। आर्थिक कारण है निर्धनता आने का, अशिक्षा है, जनसंख्या वृद्धि है, लघु कुटीर बढ़े उद्योगों की कमी है, प्राकृतिक कारण है। ये सारे के सारे क्या हैं? उसके रीजंस हैं। मैंने एक टॉपिक समझो क्लियर कर दिया। अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ से जरूर एक आध प्रश्न बन जाएगा, है ना। निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशाएं हैं। क्या इस बात से आप सहमत होंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का। बताइए। गलत होगा। नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, प्रश्न हमारे सामने ये है कि निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशाएं हो सकती हैं। भाई आर्थिक कारण भी मैंने बताया है आप लोगों से, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, जननांकी कारण भी बताया आपसे, अशिक्षा बताया आपसे। सही है सर, मुख्य तो वही है सर, सही है। हाँ, तो मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे ये मुख्य कारण दशाएं हैं। देखिए, यहाँ पे निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशाएं हैं, तो ये कहना उचित नहीं है। आंतरिक दशाएं भी हैं। मुख्य कारण बाहरी दशाएं क्यों? आंतरिक कारण नहीं हो सकते हैं? अशिक्षा, अपर्याप्त स्वास्थ्य। ये ना, पर उसमें लिखा ना मुख्य कारण, मेन रीजन तो सर बाहरी दिशाएं होगी ना निर्धनता का। अरे नहीं, ऐसा ना कहें आप कि मेन कारण बाहरी दशाएं हैं। बाहरी दशाएं का मतलब मैं शायद समझ गया आपकी, शायद सांप्रदायिकता जैसी बातें कर रहे हैं, जाति भेद वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यह बेसिकली आप सामाजिक कारण की बात कर रहे हैं। ये बाहरी दशा है, एग्जैक्ट है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं। मेजर कजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में अगर आप जाने तो ये आर्थिक कारण भी है, अपर्याप्त स्वास्थ्य भी, आप आंतरिक और बाह्य दोनों को लेकर चले, अशिक्षा भी है, दोनों एक दूसरे के यहाँ पे एक प्रकार से अगर हम बात करें कहीं ना कहीं मुख्य कारण के रूप में आते हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक प्रकोप के कारण व्यक्ति का बहुत अधिक मात्रा में धन व्यय होने लगता है, जहां धीरे धीरे निर्धनता की समस्या का शिकार होने लगता है ना। मैं आपसे कहूंगा ये गलत है। पहला वाला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये गलत है। बाहरी दशाएं हैं। मुख्य कारण का मतलब होता है मेन। क्या मेन यही है? बाहरी दशाएं ही, आंतरिक दशाएं भी तो हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और सेटलमेंट आंदोलन में भाग लेने वाले समाज सुधारक आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते थे। सही है? सही है नेहा? नहीं सर। क्यों बताइए? प्रतिस्पर्धा वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। प्रतिस्पर्धा वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं है भाई। और बताए भाई, कौन बताने वाले हैं? मैं बात अगर आप लोगों से करूं शास्त्रीय चरण क्लार्क का, बात को समझिएगा, क्लार्क का, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट आंदोलन में जो मैं अभी बताया था ना कि 19वीं सदी के शताब्दी में आया था ये, और उस समय आर्थिक धाराएं दो टाइप की थी। एक, व्यापार पर कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिससे भाई अधिक लाभ कमाया जा सके। निर्धनता का मुख्य कारण व्यक्तियों में हस्तांतरण की प्रवृत्ति, गैर जिम्मेदार और चरित्र दोष, ना कि बाहरी आर्थिक दशाएं थी। ऐसे में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और सेटलमेंट आंदोलन में भाग लेने वाले जो समाज सुधारक थे वो आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते थे, लेकिन इनका मानना यह था कि निर्धनों की सहायता का उत्तरदायित्व तो धनी व्यक्ति का था, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा सर इसमें प्रतिस्पर्धा कहाँ होगी? प्रतिस्पर्धा का कंपटीशन होना चाहिए भाई। ये क्लार्क का व्यक्तिगत समाज कार्य का विकास का चरण आप पढ़िए
तो आपको इसमें ये मिलेगा, प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते थे, ये कंपटीशन में रखते थे, है ना बस में। लेकिन यहाँ निर्धनता की सहायता का उत्तरदायित्व तो धनी व्यक्तियों का है, क्योंकि निर्धनता एक पूंजीवादी पद्धति का देन थी पहले, है ना। पूंजीवादी देन तो हाँ, ये पूंजीवादी का देन था, तो उस समय जाहिर सी बात है उस चीज का रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फिर? सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न लेते हैं। देखिए, प्रश्न में थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ और आप लोग समझ भी रहे हैं, विचार भी कर करके पढ़ रहे हैं आप लोग। प्रश्न है, 16वीं 17वीं शताब्दी में विंसेंट डी पॉल ने सहायता शब्द की शुरुआत की थी या सहायता की शुरुआत की थी? बताइए जरा। ये व्यक्तिगत समाजकार की बात मैं कर रहा हूँ, सोशल केस वर्क की बात कर रहा हूँ। सही है ये? जी सर। हाँ, यदि आप कह रहे हैं तो ये कथन सत्य है। फिर कह रहा है कि मैरी रिचमंड ने व्यक्तिगत सेवा कार्य में सोशल डायग्नोसिस में सही तरीके से परिभाषित किया। हाँ बिल्कुल। देखिए, वहाँ अगर हम बात करें तो सोशल डायग्नोसिस में जानते हैं क्या चीज़ को प्रयोग किया था? कोई बताना चाहेगा मुझे? बताइए, किस चीज का प्रयोग किया था सोशल डायग्नोसिस में? बताइए। अन्वेषण, निदान, उपचार। बेसिकली वो डायग्नोसिस की बात कर रहा था, जैसे अध्ययन, निदान, उपचार की प्रक्रिया बोले, इस चीज को, ना कि सहायता की, क्योंकि ऊपर तो विंसेंट डी पॉल है, इस वजह से ये स्टेटमेंट में व्याख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है ना। दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग। फादर ऑफ सोशल सर्विस बोला जाता है ना इनको। क्या चीज? विंसेंट डी पॉल जो है फादर ऑफ सोशल सर्विस सर। हाँ, फादर ऑफ सोशल सर्विस। ठीक, ये एक एक पॉइंटें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 19वीं शताब्दी में ओजानम ने, देखिए मैंने आप लोगों को शायद कई बार पढ़ाया भी है, जब मैं लखनऊ में था उस समय आपको पढ़ा रहा था, क्लास में बताया भी था कि व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत की गई थी। बताइए जरा। भारत में करेक्ट है? हाँ, व्यक्तिगत समाज या व्यक्तिक सेवा कार्य शब्द का पहली बार प्रयोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की रिपोर्ट में की गई है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 52। वेरी गुड, ये भी आपका जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो ये आप बताइए जरा, क्या व्याख्या वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है? व्याख्या नहीं हो रही है सर। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें, इस चीज को ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर बता दो थोड़ा सा जी। ओजानम वाला जो है ना, ये एक विद्वान है मैम, ये एक विद्वान है। इन्होंने जब व्यक्तिगत समाज कार्य हो रहा था, जिसमें हालांकि 16वीं 17वीं शताब्दी में आ गया था विंसेंट डी पॉल के द्वारा, देखिए ऊपर लिखा भी गया है, जिसने सहायता शब्द की शुरुआत कर दी थी 16वीं 17वीं शताब्दी में। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ शब्द को रिप्रेजेंट नहीं किया व्यक्तिगत समाज कार्य में कि किस आधार पे हमें सहायता देना है। लेकिन ओजानम में एक विद्वान 19वीं शताब्दी में इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत हो गई। अब यानी केस वर्क में जो आप काम करेंगे वो व्यक्तिगत सहायता होगी, आप मदद करेंगे। ये 19वीं शताब्दी में इनकी परिभाषा के रूप में जाना गया, ओजानम ने इनकी परिभाषा के रूप में जाना गया था। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं, देखिए दूसरी पॉइंट में अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरी पॉइंट यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये हाँ, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, अब ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये भी ये बेसिकली TISS है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी ये हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क है, ना कि सोशल केस वर्क है।
तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क है और ये बेसिकली 1929 और 1939 में इसका बेसिकली एक रिकॉर्ड रखा गया था, एक रिकॉर्ड पेश किया गया, एक गाइडलाइंस, जैसे कोविड-19 के गाइडलाइंस जारी किया जाता है वैसे व्यक्तिगत समाज कार्य के लिए भी गाइडलाइंस जारी किया गया था 1929 और 1932 के बीच में। परंतु नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की जो रिपोर्ट के में बात किया जाए या हम बात करें उसके फाउंडर की बात करें तो ये बेसिकली 1879 का है। इसको आप नोट कर लीजिए, 1979 हाँ 1979 है ना। सर ये अब रिपोर्ट आई थी 1979 में। हाँ 1979 में रिपोर्ट, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सर ये राणा डे वाली थी क्या, वही बता रहे हैं आप? रनाडे वाली मतलब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था ना, ये राणा डे का उसमें रोल था ना कुछ? ये महादेव गोविंद रानाडे? हाँ सर। नहीं ऐसा उनका कुछ नहीं था। हाँ अगर आप जेम्स एडम्स की बात कहते तो मैं कहता कि जॉन जेम्स एडम्स के द्वारा जो है इन्होंने बेसिकली इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट्स रहे हैं तो जॉन एडम्स है ना, तो वो सही है। रनाडे की भूमिका यहाँ पे नहीं है ना। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। प्रश्न लेते हैं हम लोग 53। 1901 में मैरी रिचमंड ने परिवार को प्रभावित करने वाली पर्यावरण शक्तियों से पड़ने वाले प्रभाव का एक चार्ट बनाया था। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 53 का बताए, सही है गलत? आप जी बोल रहे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये सन 1901 में मैरी रिचमंड ने परिवार को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय शक्तियों के पड़ने वाले प्रभाव का एक चार्ट बनाया था। जानते हैं चार्ट किस टाइप का चार्ट? कोई बताए? नहीं पता सर, आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए एक बात सुन लीजिए आप मेरी बात, यहाँ पे जो मैरी रिचमंड के द्वारा जो बताया जा रहा है समाज कार्य के बारे में कि भाई 1901 में परिवार पे पड़ने वाला जो प्रभाव था वो पर्यावरणीय शक्तियों पर पड़ने वाला प्रभाव, एक चार्ट बनाया। तो पारिवारिक शक्तियों के रूप में, चार्ट का मतलब एक सरकारी और एक गैर सरकारी शक्तियाँ, ये बनाया कि भाई सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और गैर सरकारी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। गैर सरकारी चैरिटी की शक्ति क्या थी? व्यक्तिगत पड़ोसी और शक्तियाँ नगरी शक्तियाँ किस प्रकार परिवार को प्रभावित कर रही हैं, पर्यावरण की क्या भूमिका रही। तो इस तरीके का चार्ट बनाना है ना, इस तरीके का चार्ट बनाना। तो जो समाज शास्त्रीय चरण था क्लार्क के द्वारा बताया गया था उसमें बेसिकली मैरी रिचमंड की भूमिका देखने को मिली थी। तो पर्यावरण की शक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मिली थी। वो बात आती है 1901 की, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसी चार्ट के माध्यम से शारीरिक क्षमता के ऊपर क्या प्रभाव। देखिए शारीरिक क्षमता का ऊपर ये नहीं था, पारिवारिक शक्तियां थी इसमें, सरकारी गैर सरकारी शक्तियां थी उसमें, व्यक्तिगत पड़ोसी की शक्तियां, ये सारी थी। ये बेसिकली नहीं थी, शारीरिक क्षमता की नहीं थी। ये गलत हो जाएगा आपका ए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, वेरी गुड। मैरी रिचमंड के द्वारा 1917 में डायग्नोसिस किताब लिखी गई, सही है। और इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत और प्रणालियों का निष्पादन किया। क्या यह बात सही लग रही है आप लोगों को? हाँ, ये भी सत्य है। हाँ ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50। अच्छा यहाँ पे सही कौन सा होगा ऑप्शन बताएं जरा मुझे। 54 का ए होगा, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग जो है 55 के बारे में। देखिए यहाँ पे 1918 में स्मिथ कॉलेज में साइकेट्रिक सोशल वर्क का प्रशिक्षण। देखिए साइकेट्रिक सोशल वर्क सही है, गलत नहीं है, ये तो ठीक है सर, करेक्ट है। हाँ
या प्रशिक्षण फ्राइड के द्वारा दिया गया था? अरे भाई नाम ही है स्मिथ, फ्राइड के द्वारा कहाँ दिया गया? ये तो फ्राइड इसमें कहाँ भूमिका आती है? ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन सही गया? डी सर। डी आएगा? अच्छा सी आएगा, हाँ सी आएगा। ए सही है, आर गलत है, तो सी आएगा। ठीक है। 56, समाज कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नई विचारधारा मनोविश्लेषण का प्रयोग व्यक्तिगत समाज कार्य में किया जाना या किया जाने लगा। क्या ये बात सही है? कहने का मतलब मेरा ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप के द्वारा एक नई विचारधारा मनोविश्लेषणात्मक का प्रयोग करके व्यक्तिगत समाज कार्य में शामिल करने लगा, तो किया जाने लगा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यही कारण है कि सिगमंड फ्रायड सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार और, तो समझ में अच्छे से आएगा, है ना। इस सिद्धांत में सामाजिक पर्यावरण के आशोधन के द्वारा व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार किया गया। गलत जवाब होगा या सही, बताइए जरा। सर आशोधन मीन्स क्या होता है? आशोधन एक प्रकार का मॉडिफिकेशन का प्रेजेंट करना ना, रिप्रेजेंट करना। सही है ना सर ये तो? देखिए यहाँ पे सामाजिक पर्यावरण के आशोधन के द्वारा व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव को स्वीकार किया गया इस सिद्धांत में। देखिए ये मनोविश्लेषण का जो प्रयोग किया गया व्यक्तिगत समाज कार्य में, बात को समझने की कोशिश करिए, उसके परिप्रेक्ष्य में कारण आपको बताना है आप लोगों को। नहीं तो उसका नहीं है सर, उसकी व्याख्या नहीं है। हाँ, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें चर्चा पर चर्चा करनी है। तो विश्लेषण में पर्यावरण का कोई रोल नहीं, वो अलग बात हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर उपचार की विधि के रूप में सामाजिक पर्यावरण के आशोधन के द्वारा व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को अस्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? अस्वीकार, ना कि स्वीकार, है ना। तो मैं कहूँगा कि इसको आप गलत करिएगा, ठीक है, गलत करिए। और ये बात है मनोवैज्ञानिक चरण की बात कर रहे हैं हम लोग, मनोवैज्ञानिक चरण की बात कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत समाज कार्य में क्लार्क की भूमिका थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 57, संवेगात्मक समस्याओं के समाधान के कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यावसायिक संबंधों का योगदान महत्व रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट आपके लिए क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना आंतरिक और बाह्य जीवन होता है और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया संबंध स्थापित करते रहते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक समस्याओं के उपचार के लिए उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक नहीं होती है। 58 में गलत जवाब है, आवश्यकता होती भाई, सहमति होनी चाहिए। अच्छा, कारण कहता है ये सभी मानव व्यवहार आध्यात्मिक ना होकर संवेगात्मक दृष्टि से प्रेरित होते हैं, संवेगात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। ये बात तो सही है, यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 59 देखेंगे, समाज कार्य एक सहायता कार्य है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है। तो जाहिर सी बात है, तो सत्य है। और ये कथन भी ध्यान रखिएगा, स्टुप की परिभाषा है, यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट माना जाएगा, है ना। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग कल जो चलेगा इसी के आप सभी के लिए एक नया टॉपिक कल लेकर आएंगे। और प्रश्न ये सब आप सभी लोग जो है करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा। इसके पीडीएफ के नीचे जो है इसका उत्तर भी दिया गया है, ठीक है, आप वहाँ से देख कर विचार कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन समझ नहीं आएगा उसे आप जो है ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं नहीं तो कोई और बच्चा ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करेगा, हालांकि मैं तो करता ही रिप्लाई हूँ। अब आप लोगों की क्लास पर डे होगी और पर डे में आप सभी की जो है रिकॉर्डेड वीडियो होगी। जो क्लास आप नहीं ले पाएंगे उस क्लास का वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की लिंक तुरंत ही सेंड कर देंगे। हाँ, अभी सेंड कर रहा हूँ, उसमें डेट लिखा रहेगा, ठीक है, डेट आज की लिखी रहेगी और आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टॉपिक के साथ, सर ये वाली PDF ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ डाल दिया हूँ, पीडीएफ पहुँच गई आप सबके पास, ठीक है। अभी यूजीसी का रिवीजन बोल रहे थे ना कि एक यूनिट नंबर 1 से दोबारा कराएंगे। अच्छा, रिवीजन कर रहे हैं, अच्छा हाँ, रिवीजन कराएंगे, जल्द ही बता देंगे आप लोगों से, ठीक है ना, जल्दी बता देंगे, ठीक है।